राजकुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरफ कमल कांग्रेस के नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और दूसरी तरफ हमारे इस प्रदेश के शहर का ब्लैक स्कॉर्पियो दौड़ता है। मेरे भाइयों, दोनों में कितना अंतर है ये आपको पता है। इस युवा आवाज और पूरे प्रदेश विद्वांस की आवाज को मैं आमंत्रित करूंगा 84 विधानसभा की आवाज को वो हमारे बीच में आगे बढ़ सके। गोविंद गुरु महाराज की इस कर्मस्थली 1500 आदिवासियों की इस शहीद भूमि मानगढ़ को नमन। आदिवासी समुदाय के लिए इतिहास के पन्नों में पहली पंक्तियों में अपनी गौरव गाथा का बखान दिखाने वाले शख्स बिरसा मुंडा को नमन। बिलप्रदेश वाले क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को लेके, आदिवासी समुदाय के स्वाभिमान को लेके लड़ने वाले टाटिया मामा भील को नमन। और साथ ही हमारे भारत देश के अंदर जाति विरोधी मानसिकता वाले लोगों से प्रताड़ित और अपनी जान गंवाने वाले हनीमेश भाई घाट को और मन्नारे कार्तिक को और ऐसे सैकड़ों वीरों को जिन्होंने अपनी जातिगत व्यवस्था से प्रताड़ित होकर जान गंवाई, उनको नमन। हमारी जो लड़ाई है, आज हम जिस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, ये उद्देश्य क्या है इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले हमें खुद से सवाल करना है कि ये नौबत क्यों आई, ये नौबत क्यों आई कि आदिवासी समुदाय को अपने खुद के नेतृत्व वाली पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। साथियों, बात बहुत लंबी है। जो वर्षों से शोषण हुआ है, जो सैकड़ों सालों से दबा हुआ इतिहास है, और इस इतिहास को और इस शोषण को अगर हम इस मंच से बखान करेंगे तो हो सकता है 12 घंटे लग जाए। आज वक्त है उस शोषण और इस इतिहास के लिए, आने वाली पीढ़ी के स्वाभिमान के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से भाई जय कृष्ण भाई पटेल को बागीदोरा और आदिवासी समुदाय की आवाज विधानसभा में गुंजे, इस बात को लेके चुनने का समय है। इस पांडाल में बैठे जितने जो भाई हैं बहन हैं, आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी जो बात है वो मोबाइल में डालनी है कि दिमाग में डालनी है, उस पर तय कर ले। मेरी जो बात है, इस मंच से जितने जो वक्ता बोले, इस बात को यहां फीड करना है कि फोन में फीड करना है, वो तय कर ले पहले। हम एकत्रित हो गए, हमने रैली कर दी, सभा कर दी, उससे मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब अपनी अपनी वास्तविकता को समझेंगे, अपने इतिहास को समझेंगे और हमारा दुश्मन कौन है उसको पहचानेंगे और उससे लड़ेंगे तो मजा आएगा। हम वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे, दुश्मन कौन है उसको पहचान नहीं पाएंगे और उस
दुश्मन से लड़ना कैसे है वो तरीका नहीं जान पाएंगे तो मजा नहीं आएगा। लड़ से नहीं लड़ना है, दिमाग से लड़ना है। ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश को बनाने में हमारे कई पूर्वजों की जानें गई हैं। ये देश आजाद जो हुआ, ये ड्रोन थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, क्योंकि सबकी निगाहें ड्रोन पे जा रही है कि हेलीकॉप्टर तो नहीं आवी क्यों थी गई। जो डर बेटा है वो बरसों का डर है, सालों का डर है, तो वो डर निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? पर आज लग रहा है वो डर कहीं न कहीं निकल गया है। मैं मेरी जो बात शुरू कर रहा था कि हम आजाद भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारा विधायक प्रताप सिंह चुन के विधानसभा में भेजने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये देश आजाद कराया अंग्रेजों से, मुगलों से, राजा रजवाड़ों से, और उस देश को आजाद कराने में हमारे लाखों आदिवासी भाई मारे गए और ये देश आजाद हुआ। जो शहीद हुए थे उनकी आत्मा ने जब आजादी के वक्त ये सुकून भरी, उस दौरान जो बुजुर्ग थे उन्होंने सांस ली होगी और उन आत्माओं को शांति मिली होगी कि हमारा जो बलिदान था वो बेफिजूल नहीं गया। देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ तो आजाद देश के अंदर पैदा होने वाला आदमी है वो स्वतंत्र रूप से जिएगा, ये कल्पना की थी उस समय के बुजुर्गों ने। लेकिन दिक्कत भारी पड़ गई, अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन काले अंग्रेज पैदा हो गए। इस लोकतंत्र के अंदर हमारे देश के अंदर चुनावी प्रणाली हुई, हमारे भोले भाले समाज, सीधा साधा समाज, स्वाभिमानी समाज, जवान का पक्का आदमी, उन्होंने हमारे उन नेताओं को बना बना के भेजा और आशा की कि इस बार ये कुछ भला करेगा, इस बार ये कुछ भला करेगा, लेकिन भला कुछ नहीं किया, उल्टा बुरा करने का काम किया। एक बात ये स्वीकार करनी पड़ेगी और आपके सबके दिमाग में डाल देनी है कि हमें किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमें विचारधारा से लड़ाई है और उस व्यक्ति के कर्मों से लड़ाई है हमारी। जो भी हो, हम सीधे साधे लोग, हम पढ़ाई कर रहे थे, युवा जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इन नेताओं ने मजबूर किया कि हम व्यवस्था में आए और समाज की कमान संभाले। इन नेताओं ने मजबूर किया, हमने तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने उनको भेजा था, तुम जाओ हमारे समाज की पैरवी करो, इस क्षेत्र की पैरवी करो, इसलिए भेजा था। लेकिन मजे मारे और आरक्षण बेचने का काम किया। मैंने 2020 के अंदर कोरोना काल आया, उस दौरान मैं हमेशा स्टडी करता रहता हूं और 2013 की जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना को मैंने विधानसभा के अंदर बोला है कि ये आदिवासी समुदाय के लिए काला कानून है और इसको मैंने साबित किया है कि ये काला कानून कैसे है। और पूरे उदयपुर संभाग के सारे मंत्री, संतरी, विधायक और 1700 सरपंचों को मैंने लेटर लिखा था कि 2013 की अधिसूचना, 2016 की संशोधित अधिसूचना और उस अधिसूचना से हमारे कितने आदिवासी भाई नौकरी से वंचित रहे, यह आंकड़ा सहित लिख के मैंने भेजा था। प्रत्येक सरपंचों को लेटर लिखा। उस लेटर को पढ़ना लो और अपने अपने ग्राम पंचायत में जो कमल कांग्रेस की बात करता है उसको बुलाओ, बुला के प्यार से बिठाओ, पानी पिलाओ और माला पहनानी पड़े तो माला पहनाओ और कहो भाई साहब ये क्या है। कोई लोग कहते हैं कि राजकुमार युवाओं को भड़काता है, आरक्षण के नाम से आरक्षण सबको मिल रहा है। मैंने 1700 लेटर लिखे, बागीदोरा के सारे मंत्रियों को, सारे विधायक को लेटर लिखे और मैंने एक लाइन लिखी थी पीछे कि मैंने जो ऑथेंटिक लेटर लिखा है, ऑथेंटिक जो आंकड़ा लिखा है, जिस
अगर वो गलत है और आप सही हो तो उसका जवाब मुझे दो, लेटर के माध्यम से दो। ये मैंने लिखा था, एक का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि सही मैं था, गलत वो था। और ये बात इस मंच के माध्यम से उन सारे नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस समाज में पैदा हुए हो, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है और जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आप सरपंच विधायक मंत्री बने हो, कम से कम उस समाज का नुकसान मत करो। कोई अमर नहीं है इस धरती पे, कोई अमर नहीं है, लेकिन जिस कोण में पैदा हुए हो उस कोण का नुकसान करके मत जाओ। हमारी लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और आप सबको भी कह के जाना चाह रहा हूं कि आज आप आए, बातें सुनी और आप जेकी भाई को वोट दे दोगे, कहां तक मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा कि आज इस पंडाल में बैठा हुआ आदमी, प्रत्येक आदमी कल से 25 तारीख तक रात दिन अपने रिश्तेदार गांव में घूमे और प्रत्येक आदमी 1-1 वोट दिलाए। मजा तब आएगा। बाकी यहां हमने सुन लिया, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया और चले गए, मजा नहीं आएगा। आज इन लोगों के पास, हमारे समाज को इन लोगों ने परजीवी बनाया है और हमारी विचारधारा इस समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रही है। इन लोगों ने फ्री का सामान दे देंगे, ये बात नहीं, तमन सब हाल दी दो, मैं तो हाल दी दो, अधेर हाल दी दे, मरसो हाल दी दो, हो जुझे खाओ पियो मस्त रहो। मेरे भाइयों, 1 साल के अंदर कितने महीने आते हैं और 5 साल के अंदर 60 महीने। 1 साल में 12 महीने और 5 साल के कितने हुए? 12 महीने। और 12 महीनों में 2 महीना पैकेट मिला। पर दिल से ये बताओ कि जो पैकेट मिल रहा है वो पैकेट मजबूत है, अंदर का सामान मजबूत है? वो पैकेट है वो ज्यादा दिन तक टिकेगा कि अंदर जो सामान है वो घर के अंदर ज्यादा टिकेगा? 100 ग्राम की मिर्ची का पैकेट, 50-100 ग्राम की हल्दी का पैकेट भगत के घर में 5 दिन बनेगा और जगत के घर में 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और तुम कहते हो खाओ पियो मस्त करो, हम 5 दिन खाए और 5 साल क्या करें हम? हमें फ्री का सामान नहीं चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमारा आरक्षण चाहिए और स्वाभिमान वाली जिंदगी चाहिए हमको। हम कमा लेंगे, आंखें बंद करेंगे भी कड़ी केड़ी में कड़ा खेतर में मरसे रुपये दिएगा तो 1 वर्ष खड़ना मरसा खाई देंगे। इन लोगों ने जिस तरह से समाज को बनाने का काम किया है, और मैं अधिकतर कार्यक्रम में उदाहरण देता हूं, उदाहरण और सच्चाई का उदाहरण है। अपने पासवाड़ा के नजदीक देखे घोटमेश्वर जी और उधर देखे माउंट आबू गब्बर। आप या जाते हैं, अधिकतर साथी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा मैं जो बात बताना चाह रहा हूं। आपने गब्बर नीचे माउंट आबू के इधर देखे तो जातों में बांद्रा दौड़ी नावी से जैसे गाड़ी गई बंदर दौड़ के आ जाएंगे और गाड़ी में से जो यात्री उतरेगा और वो थैली फ्री की सामान देगा, बिस्किट देगा, नमकीन देगा, केले देगा या पंजे में फोटो में गई आलेगा। वो बंदर खाएगा, फिर साइड में बैठेगा, फिर कोई गाड़ी आएगी उसका इंतजार करेगा, जैसे गाड़ी आते ही दौड़ के चल जाएगा, फिर सामान लाएगा, फिर खाएगा। एक फुर्तीला जानवर जो इस पेड़ से उस पेड़ तक कूद के जा सकता है, चाहे वो फल फल खा सकता है, उस ताकतवर उस फुर्तीले जानवर को मानसिकता सेट होगी फ्री के खाने की। और इसके बाद जैसे ऐसी आदत पड़ गई, उनके बच्चे पैदा हुए और बच्चे रोड के साइड में पैदा हुए, बच्चों की आंखें खुली, आंखें खुलते काला रोड दिखा, काले रोड में थोड़ी गाड़ी आती दिखी और थोड़ी गाड़ी में से फ्री का सामान आता दिखा उसको। उसकी आदत वही पड़ गई बच्चे को उसकी ताकत क्या है, उसके खाने की चीज क्या है। मेरी पूरी बात सुनना फिर तालियां बजाना। बच्चे को उसकी ताकत क्या है, उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए
जंगल है उसको पहचानना भूल गया। माउंट आबू के नीचे ही जंगल था, लेकिन उसकी आदत पड़ गई रोड वाली। लेकिन कोरोना काल आया, कोरोना काल आते ही लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगते ही गाड़ियां जाना बंद हो गई, और गाड़ियां जाना बंद हो गई तो फ्री की थैली जाना बंद हो गई। और उस दौरान बंदर के बच्चे इन सड़कों पे रोते थे, और कई बंदरों के बच्चे 2 महीनों के अंदर मर गए थे, लाशें मिली थी सड़कों पे। पास में जंगल था, जंगल में फल फ्रूट थे, लेकिन उनकी मानसिकता वो पड़ गई, और उसकी ताकत, उसका घर, उसके खाने की चीजों को वो पहचान नहीं पाया। और उस दौरान बंदरों के बच्चों की लाशें मिली थी रोडों पे। और वही कंडीशन कांग्रेस बीजेपी ने हमारे समाज की करने जा रहा है। हमें फ्री की थैली नहीं चाहिए, हमें 2 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वो चाहिए हमको। देश आजाद हुआ तब से 5वीं अनुसूची के तहत जो रिजर्वेशन है वो चाहिए हमको। जल जंगल जमीन का मालिकाना हक चाहिए हमको। ये लोग कहते हैं, इनकी पोल खोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कहते हैं कि कांग्रेस ने 2 रुपए किलो गवा या फेरू मुझे, कहते हैं कांग्रेस ने रोजगार गारंटी दी, क्या चीज और क्या चाहिए। इस बात को समझना पड़ेगा। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में बना और यूपीए की सरकार में बना। 2004 के अंदर यूपीए की सरकार बनी, और यूपीए की सरकार 18 से 19 क्षेत्रीय दलों से मिलकर बनी, और क्षेत्रीय दलों ने कहा कि देश के अंदर रोजगार की गारंटी का अगर कानून लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे। और कांग्रेस को मजबूरन कहना पड़ा कि हमारे मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम रोजगार गारंटी का कानून लाएंगे लोग। तो इससे ये क्षेत्रीय पार्टी की उपलब्धि है, कांग्रेस की उपलब्धि है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो देश के अंदर रोजगार गारंटी का कानून नहीं बनता। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना वो यूपीए की सरकार में बना, और वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बना। इस देश के अंदर ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या वजूद है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। हम कहते हैं हमारा कुछ हो नहीं हो, लेकिन इस देश का और समाज का भला जरूर होगा आने वाले समय के अंदर। क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, क्षेत्रीय पार्टी की वजह से ही देश के अंदर अच्छे अच्छे कानून बने हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम देखो, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट देखो, जितने भी जो कानून बने हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम देखो, यूपीए की सेकंड सरकार में बना, वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की मांग पे बना। देश के अंदर एक भी कानून ऐसा नहीं है जो फुल फ्रेश कांग्रेस या बीजेपी ने बनाया हो। कांग्रेस और बीजेपी ने आम जनता के हित में बने कानून, आम जनता के हित में बने अनुच्छेदों को खत्म करने का काम किया। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आज ये लोग जिस तरह से हमको गुमराह कर रहे हैं, ये वोट लेने या वोट देने की बात नहीं है, सूद समेल वसूल करने की बात है। आज हमारे पूर्वजों ने जो वोट दिया, उस वोट की वजह से ये नेता बने, और इन नेताओं ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, उसका ब्याज लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा। और इस देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी चाबी है वोट है। ये वोट है वो इस लोकतंत्र की वो चाबी है, और इस बार ये चाबी ऐसी लगानी है कि बांसवाड़ा और बाकी तरह के सारे ताले जंग खा जाए, ऐसी चाबी लगानी है। आप लोगों को धैर्यता से कहीं उलझना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है, विचारों से भिड़ना है, हमारे विचारधारा से भिड़ना, हमारी विचारधारा को लेकर उनसे भिड़ना है, बातों से भिड़ना है, अपनी बोली से भिड़ना है, हमें लड़ लेके नहीं भिड़ना। बाकी ये लोग कोशिश करेंगे, हमको उलझाने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को डूंगरपुर बांसवाड़ा का खुद का नहीं सोचे, पार्टी का नहीं सोचे, समाज का सोचे। और आज भी वक्त है, मैंने कई बार बोला है सारे नेताओं को कि कांग्रेस बीजेपी के जितने नेता हैं वो एक मंच पे आके समाज से माफी मांग ले कि हमसे ये काला कानून बनाए गए जिससे समाज को नुकसान हुआ, और इनको हम सुधार देंगे तो हम माफ करने के लिए तैयार है, और हम राजनीति को छोड़ने के लिए भी तैयार है। अगर ये लोग ये कर देते हैं तो मैं कहता हूं
कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन समाज की रक्षा तुमने नहीं की, इसलिए युवाओं को हमको आज पॉलिटिक्स में आना पड़ा। आज एक देवगढ़ बैठ के लिए कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी था, वो सरकारी कर्मचारी राजनीति करने आया, ये नहीं आया भागीदारी के युवा उसको जबरदस्ती वहां से रिजाइन देना लेकर लाए हैं, क्योंकि उनको लगता है ये भाई इस भागीदारी की कमान संभाल सकता है, समाज के बाद विधानसभा में ले जा सकता है, इसलिए इस भाई को लाए गए। हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ी को लेके है। मामजी महाराज इस क्षेत्र के अंदर देखे, मामजी महाराज ने समाज के लिए काम किया, गोविंद गुरु महाराज ने समाज के लिए काम किया, संत सुरनार महाराज ने समाज के लिए काम किया, मामा बलेश्वर ने क्षेत्र में समाज के लिए काम किया। उनके उन्होंने जो काम किया, उनको जो यातना पड़ी, उस सबका बदला लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? 1500 दिवसीय मानगढ़ पे मारे गए, उसका बदला कांग्रेस ने नहीं लिया, बीजेपी ने नहीं लिया, और ये भारत आदिवासी पार्टी लेके आई। मामजी महाराज कह के गए थे कि दुर्जी दिवाला के पड़े पानी मिसा है और सोता सुपनी सेली वारी है हासविली जो और ने हासा होता पासा बेट बगार करा पड़े, ये कह के गए। तो वो समय अब आ गया है, लेकिन हमें इस बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे गणेश्वर मामजी महाराज की जो गादी है और कुंवारी गादी थी, और कुंवारी गादी को अशुद्ध करने वाले में जिसने साथ दिया था, उनको भी पहचानने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ध्यान होगा कि मामजी महाराज की हमारे गणेश्वर की कुंवारी गादी थी, और कुंवारी गदी को अशुद्ध करने का काम किया वर्तमान जो है उन्होंने, और उसको मदद करने का काम किस नेता ने किया, उसको पहचानने की जरूरत है भाई। और नहीं पता हो तो जो मामजी महाराज की गादी पे, बेणेश्वर की गादी पे बैठे हैं, वो आज किसका प्रचार कर रहे हैं वो पता करो, आपको पता चल जाएगा कि उनको किसने मदद किया था। समझ गए होंगे आप लोग। इन लोगों ने समाज को खत्म किया, इन लोगों ने आरक्षण को खत्म किया, इन लोगों ने हमारी भक्ति को शुद्ध करने का काम किया है। इसलिए ये वक्त आ गया है, हमें एकजुट होना है। आज यहाँ पर आए आप, कल आपको कोई और करेगा, कल आपको वापस कहीं के गुमराह करेगा, कल आपको कोई लसवत में ले जाएगा और आप वापस गुमराह हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये जो लड़ाई है वोटों की लड़ाई नहीं है, वोट इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारी आवाज विधानसभा में जाए। और आपको पता होगा जो नेता 2018 से पहले आदिवासी कहने से शर्माते थे, जनजाति वनवासी कहते थे, आज कहते हैं वो भी आदिवासी नहीं होना कहीं। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से घोषित था, और 84 और सागवाड़ा की जनता ने हमको भेजा और हमने विधानसभा में बात उठाई और अशोक गहलोत जी से मांग की विश्व आदिवासी दिवस के राजस्थान के अंदर छुट्टी करो और राजस्थान के अंदर विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करा। ये उपलब्धि है हमारी, और इसी उपलब्धि की वजह से अब ये मानगढ़ पे विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। साथियों विचार करो, उनका पॉलिटिक्स कैरियर कितना लंबा है। क्या 2018 से पहले पासवाड़ा के किसी नेता ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया था? तो अब क्यों मना रहे हैं? अब इसलिए मना रहे हैं इस आदिवासियों को वोट बैंक खिचक नहीं जाए यूं करके। और काम कैसा किया? आए गहलोत जी, राहुल जी, आदिवासी दिवस था, आदिवासियों का स्थल था, आदिवासी लोग थे, और आरक्षण किसी और को दिया, और हमारे भाई इतने भोले वाले फिर भी तालियां बजा के आते। तालियां बजाई नहीं बजाई, नीचे बैठे थे उन्होंने। तो ये वक्त है हमें एकजुट होके घर घर जाके, किसी को ये नहीं पूछे कि कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उनको ये एहसास कराना है कि कितने भिड़ने वाले इकट्ठे हुए थे। ये बात आगे चाहिए। भीड़ इकट्ठी हुई थी, या भीड़ इकट्ठे करने का मकसद नहीं है, हमें भिड़ने वाले तैयार करने हैं। और मैं आप सबको कहता हूं, आज से ठान लेना है कि हमें कल से 15 तारीख से 25 तारीख तक 10 दिन का समय है, और 10 दिन का जो समय है भागीदारा का भविष्य तय करेगा, बांसवाड़ा का भविष्य तय करेगा। ये वो 10 दिन है, वो 10 दिन आदिवासी समुदाय का अस्तित्व तय करेगा। इसलिए 10 दिन तक सोना नहीं है, बहकाव में नहीं आना है। कोने कई गाली दिए पैसा वैसा हरो हरो तो ध्यान रखो,
और चंडीगढ़ में लाएंगे। इसी चीजों में नहीं पड़ना है और हमें भारी मतों से मैं उम्मीद करूंगा, हम 17-27 सीटों पर लड़ रहे हैं और बांसवाड़ा के भाइयों से उम्मीद करना चाहूंगा, क्या ये सीट जिता के भेजोगे आप? पक्का? जय जवाहर का नारा है, अभी तो ये लड़ाई है, आज से ठान लेना है प्रत्येक भाई को 1-1 हजार वोट दिलाओगे? पक्का? सबको जय जवाहर, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय संविधान। धन्यवाद।